ओके, ठीक है जी। लो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 के अंदर फर्स्ट मेथड को खत्म कर चुके हैं। हमने जो फर्स्ट मेथड किया उसमें हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है जी। हमने उसके 8-7 क्वेश्चंस भी किए, पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर आप सारी वीडियोस को टोटल करोगे तो हमने ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चंस किए हैं। आप अपनी बुक के सभी क्वेश्चंस, जो भी बुक आपके स्कूल में है, उस बुक के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड के आंसर आप निकालोगे। और कोई भी आंसर अगर आपका नहीं आएगा, चाहे वो राधा बहुगुणा है, चाहे वो टी.आर. जैन है, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे आपके पास संदीप गर्ग है, कोई भी बुक से अगर आपका आंसर किसी भी क्वेश्चन का वैल्यू एडेड मेथड का नहीं आएगा तो आप उस क्वेश्चन को ग्रुप पे पोस्ट करोगे ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। आप उसके ऊपर बैठ नहीं जाना, उसका आंसर पक्का ढूंढना। अगर आंसर नहीं आया, वी हैव टू फाइंड द आंसर। ठीक है जी। सबसे बेस्ट बुक है एक, उसका नाम है संदीप गर्ग। अगर आप में से किसी बच्चे के पास इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए संदीप गर्ग की बुक मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। वैसे मेरे पास लास्ट ईयर इसकी फोटोकॉपी थी, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए, चैप्टर नंबर 4 के लिए। अगर किसी बच्चे के पास वो बुक है, मैं भी ढूंढूंगा या आप कहीं दोस्तों में ढूंढ सको तो उसकी फोटोकॉपी करा लो। 4th चैप्टर जो है संदीप गर्ग का, आप फोटोकॉपी करा लो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। लास्ट ईयर मैंने प्रीति के लिए करवाया था और उसने उसमें से न्यूमेरिकल्स किए थे संदीप गर्ग के अंदर से। टी.आर. जैन तो हमने की थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने संदीप गर्ग भी किया था और ये नोट्स भी हमने किए थे। ठीक है जी। कुछ हमने, और ये वाली बुक जो है आपकी एस.के. अग्रवाल, ये भी हम करते हैं। तो हम 2 बुक से तो कर चुके हैं, एस.के. अग्रवाल के आप कर चुके हैं, टी.आर. जैन के मैंने आपको करवा दिए। आप घर जाके दादा बुक बना के कर लो। तीसरी और चौथी हो गई संदीप गर्ग, ताकि आपके 6 नंबर पक्के हो जाए, कहीं से कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है। अब आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज हम जिसे स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और उस मेथड का नाम है इनकम मेथड। आज जो हम स्टार्ट करें वो सेकंड है, वो है इनकम मेथड। आज हम इनकम मेथड को स्टार्ट करते हैं, इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अभी जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा द वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स। सुनो मेरी बात, द वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स इन an accounting year, if we add that one, we can calculate national income. यही तो हमने पढ़ा, the value added by all the production unit in one accounting year, if we add that one, we can calculate national income. But the name of that method is value added method. The value addition by all the production unit in an economy in one accounting year, if we add, we can call national income. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इनकम मेथड। इनकम किसकी होती है? कौन इनकम कमाता है? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो लैंड का मालिक है उसे रेंट मिलेगा, जो वर्कर है उसे सैलरी मिलेगी, उसे वेजेस मिलेगा, जो मालिक खुद मालिक है, जो बिजनेस का मालिक है, उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक साल के अंदर टोटल इनकम कमाएंगे, अगर हम उनकी इनकम को जोड़ दें तो वी कैन स्टिल कैलकुलेट नेशनल इनकम। मैंने आपसे कहा था देयर आर 3 मेथड्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं सर? अब दोबारा नहीं पूछना, नहीं तो फोन से अंदर आके मैं 2 लगाने वाला हूं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप अच्छे से जानते हो क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हम ही लोग। We provide our service to the production unit and they generate the income, and after generating that income they again give it to us. वो हमें को दे देते हैं, पैसा हमारे पास आ जाता है, and that is called income of factors of production। मतलब जितना भी हम लोग कमाते हैं एक साल के अंदर, हम लोग कौन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसमें सिर्फ हम लोग नहीं, उसमें लैंड भी आ गई, उसमें लेबर भी आ गया, उसमें एंटरप्रेन्योर भी आ गया, उसमें कैपिटल भी आ गई, सब कुछ जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक साल के अंदर कमाते हैं, अगर उनकी इनकम को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। फाइन। लेकिन
पहले मीनिंग ऑफ नेट इनकम मेथड करने से पहले मैं आपको करवाना चाहूंगा प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। तो सबसे पहले इसमें हम करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस, हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन, जैसे हमने वहां प्रिकॉशंस पढ़ी थी, अब यहां भी प्रिकॉशंस पढ़ते हैं। इसको पॉज करो। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लो, जब हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे, प्रिकॉशंस का मतलब, अच्छा सुनो, ये मैं लिखवा के रहा हूं, पहले ये सुनो आप, हम ये प्रिकॉशंस क्यों लिख रहे हैं। दे आर ऑलमोस्ट द सेम प्रिकॉशंस वी आर टेकिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। एक दो चेंज होंगे, बाकी सब कुछ एक जैसे होंगे। लेकिन इसको लिखवाने के पीछे का मकसद मालूम है क्या है। कभी कभी ऐसा हुआ है, पेपर में ऐसा हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल आया ही नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसने दिया ही नहीं 6 मार्क्स का, और पता क्या पूछा, राइट द प्रिकॉशंस टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड या बाय इनकम मेथड या बाय एक्सपेंडिचर मेथड। दे आर ऑलमोस्ट सेम, 90% सेम। और एक दूसरा टॉपिक जो कहीं पर पेपर में आता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, एक्सप्लेन विद अ लाइव एग्जाम्पल। ऐसा क्वेश्चन पेपर में 2 बार आ चुका है 10 साल में से, प्रैक्टिकल की जगह। और मैंने आपको बकायदा डबल काउंटिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, डबल काउंटिंग होती क्या है, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके क्या मेथड्स हैं, मैंने सब आपको समझाया लास्ट क्लास के अंदर। डबल काउंटिंग कहां पे होती है मालूम है, इन वैल्यू एडेड मेथड। डबल काउंटिंग होने का खतरा कहां पे है, एट द टाइम ऑफ वैल्यू एडेड। यहां डबल काउंटिंग नहीं होती, इस मेथड में डबल काउंटिंग का कोई खतरा नहीं। आप किसी की इनकम को 2 बार काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वहां डबल काउंटिंग का खतरा था, वहां डबल काउंटिंग का खतरा था। और वो क्लास पक्का देखना, अगर आपने नहीं देखी है तो डबल काउंटिंग की क्लास कभी कभी आप मिस कर जाओ तो 6 नंबर मिक्स कर सकते हो, पूरे 6 नंबर मिस हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिकल नहीं आया और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि प्रैक्टिकल नहीं आया और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, गिव अ लाइव एग्जाम्पल, तो फिर आपको वो एग्जाम्पल पूरा फार्मर वाला, बेकर वाला, ग्रोसर वाला, वो सारा एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। मैंने बकायदा एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियरली, पूरा क्लियरली मेंशन करके समझाया हुआ है। आप क्लास पक्का देखना अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है जी, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। लो, अब बात करते हैं इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड में सबसे पहले हमने कहा, बिफोर वी गो टू द मीनिंग ऑफ इनकम मेथड, लेट अस फर्स्ट सी द प्रिकॉशंस। ये भी पेपर में आ सकते हैं एंड दे आर ऑल सेम, ऑलमोस्ट सेम। देखो पहला क्या लिखा है, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड। आप जानते हो ना, हमने पहले भी पढ़ा था, वी ओनली इंक्लूड फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो कोई नई चीज है क्या, नहीं। पहला वाला हो गया, ट्रांसफर इनकम लाइक चैरिटी, गिफ्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे वो वैल्यू एडेड हो, चाहे इनकम हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, वी डू नॉट इंक्लूड। आ जाओ आगे, ओल्ड एज पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड। वो देते ना, क्या बोलते हैं इसको, बुढ़ापा पेंशन या बेरोजगारी भत्ता, इनको भी हम इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग इन एन इकोनॉमी, वी आर जस्ट हेल्पिंग देम टू स्टे लाइव इन इकोनॉमी। आप समझ रहे हो बात को। हम जो ओल्ड एज पेंशन देते हैं बुजुर्गों को, वो किस लिए देते हैं कि वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग एंड दे आर नॉट वर्किंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। बस हम उन्हें जिंदा रखने के लिए पेंशन दे रहे हैं क्योंकि बुजुर्ग हो गए। और ये जो बेरोजगारी भत्ता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये भी हम तभी दे रहे हैं दैट यू आर एजुकेटेड बट यू डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट, सो एटलीस्ट यू डोंट डाई। आपका छोटा मोटा खर्चा जो है वो आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का, वो निकलता रहे। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देती है, आई बात समझ में। पर इन्हें हम इंक्लूड भी नहीं करते, वी डोंट इंक्लूड इट। और तीसरा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड आर टू बी इंक्लूडेड। चाहे किसी को आप कैश में पेमेंट करो, चाहे किसी को आप काइंड में पेमेंट करो, मतलब कोई सामान दे दो, सब कुछ इंक्लूड किया जाए। आई बात समझ, मीन्स वेजेस और सैलरीज चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, इंक्लूड की जाए। काइंड समझते आप, अलाउंस दे दिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया, फूड अलाउंस दे दिया, किसी को आपने कार दे दी, किसी को आपने घर दे दिया। कभी कभी कंपनियां सैलरीज कम देती हैं और फैसिलिटीज ज्यादा देती हैं, वो सब इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है जी।
आ जाओ आगे, जब निकालेंगे तो और बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ आगे। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, वो तो कहीं भी इंक्लूड नहीं होती। इलीगल काम को हम नेशनल इनकम में अलाउ नहीं करते। वो चरस गांजा बेचना, वो गोलियां चलाना, वो टेररिस्ट, वो ये सब इंक्लूड नहीं होता है। स्मगलिंग अलाउड नहीं होती, ठीक है जी। इसको तो हम किसी भी हालत में इंक्लूड नहीं करते। आ जाओ आगे। इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स। सर कैपिटल गेन्स मतलब शेयर्स बेच देना, शेयर्स बाय कर लेना, डिवेंचर्स बाय कर लेना, डिवेंचर बेच देना, असेट्स बेच देना, दीज आर कॉल्ड कैपिटल गेन्स। हम इसे इंक्लूड नहीं करते। वी डू नॉट इंक्लूड कैपिटल गेन्स इन नेशनल इनकम, क्योंकि हम इसको इनकम ही नहीं मानते, हम इसको इनकम मानते ही नहीं। आ जाओ आगे। इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन, वही बात, मतलब अचानक अगर कोई आपको गेन हो जाए, विंडफॉल गेन, आप घर से निकले, बिजनेस बंद करके जैसे निकले थे तभी आपको एक बोरी मिल गई, बोरी में पैसे ही पैसे, बोरी में लाश भी हो सकती है, हर पर टच नहीं करना। बोरी अगर पड़ी मिल जाए तो बोरी में लाश भी हो सकती है, नया जैसी को गोल करके पैक करके डाल सकते हैं, बोरी में आ जाएगी, दिमाग में डाल लेना, ठीक है। तो बोरी के अंदर पैसे भी हो सकते हैं, विंडफॉल गेन है, हर बार नहीं होता, इसे हम इंक्लूड नहीं करते, इसके लिए कोई काम नहीं किया गया, ठीक है जी, हम इसे इंक्लूड नहीं करते। आ जाओ आगे। सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। ये उसी साल इंक्लूड हो गए जिस साल बिके थे, जब ये न्यू थे। जब हम कैलकुलेट कर रहे थे नेशनल इनकम, जिस साल ये गुड्स नए थे, जिस साल ये नए होके बिके थे या खरीदे गए थे, इंक्लूड कर लिए गए। अब दोबारा क्यों इंक्लूड करेंगे, डबल काउंटिंग हो जाएगी, इंक्लूड नहीं करते। लेकिन कमीशन, अगर हमने कमीशन कमाया है, अगर हमने कमीशन अर्न किया है, इफ योर जॉब इज टू सेल सेकेंड हैंड गुड्स एंड यू आर अ कमीशन एजेंट, तो आपकी इनकम को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, फिर पढ़ रहे हैं, ये सारे वही पॉइंट है। तो कमीशन अगर है, अगर उसमें कुछ कमीशन आया तो वो इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन सेल परचेज को इंक्लूड नहीं। फिर इम्प्यूटेड रेंट इज इंक्लूडेड। आप मानते हो ना क्या होता है इम्प्यूटेड रेंट? अगर आप एक ऑनर हो और खुद के घर में रह रहे हो, आपका खुद का घर है, आप उसमें रहते हो और बिजनेस चला रहे हो। अगर आपका वो खुद का घर नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं तो घर लेते, तो जितना रेंट आप बाहर देते उतना ही रेंट कैलकुलेट किया जाएगा और उसको इंक्लूड किया जाएगा। चाहे वो आपका अपना घर है, आप किसी को रेंट नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर वो घर नहीं होता देन यू वुड हैव पेड समवन एल्स आउटसाइड, तो हम उसे बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। कौन सा रेंट? इम्प्यूटेड रेंट, द रेंट विच इज नॉट बीन पेड बाय द ऑनर फॉर द हाउस इज यूजिंग, ठीक है जी। हम इसे क्या बोलेंगे? इम्प्यूटेड रेंट। क्या बोलेंगे? इम्प्यूटेड रेंट। क्या हुआ? ओके, लेकिन रिकॉर्ड चल रही है ना। ओके, उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोलता है? पेमेंट लाइक दैट ड्यूटीज, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड। ये जो पेमेंट्स होती हैं, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है, आपको वेल्थ टैक्स देना पड़ता है, जितना आप कमाते हो उसके ऊपर वेल्थ टैक्स देना पड़ता है। जहां आपका घर है वहां भी टैक्स देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जिनको हम इंक्लूड इसमें नहीं करते, इस काइंड ऑफ टैक्स को हम इंक्लूड नहीं करते। सो दीज आर द प्रिकॉशंस टू केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लेकिन ये कुछ भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिकली 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या आना है और क्या नहीं आना। जैसा कि वैल्यू एडिट के साथ हुआ, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, कहीं आपको जरूरत पड़ी प्रिकॉशंस की, आंसर आने लग गया। एक स्टेप था सिर्फ, पहला स्टेप क्या क्या निकालना था? जीबीए टाइप। फॉर्मूला क्या था? वीओ माइनस, और वीओ का फॉर्मूला क्या था? कहीं आपको ऐसा लगा कि प्रिकॉशंस को दोबारा से पढ़ना चाहिए? प्रिकॉशंस इसलिए लिखवा रहा हूं बेटे कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, इसलिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। वैसे इसकी कोई जरूरत आपको आगे नहीं पड़ती व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, लेकिन दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक। तो चलो, ये हो गई हमारी प्रिकॉशंस। आप इसको करो और फिर हम आगे चले और आगे लिखे व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब, ठीक है जी। लो, तो हमने पहले प्रिकॉशंस पढ़े, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम मेथड, और इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। बोलता है मीनिंग ऑफ इनकम मेथड का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम्स विच आर अर्न बाय द फैक्टर इनकम, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितनी भी इनकम एक साल के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जनरेट की या अर्न की, अगर उसे हम टोटल कर दें तो क्या निकल जाएगी? नेशनल इनकम।
फैक्टर इनकम की बात हो रही है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। और यही डेफिनेशन में हमने लिखा, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो। क्या? अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम मतलब द इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द फैक्टर्स इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट ने जितनी भी इनकम अर्न की है, उस सारी इनकम को अगर हम टोटल कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम आ जाएगी। कौन से मेथड से? नेशनल इनकम मेथड से। लेकिन हम जब बात करते हैं ना फैक्ट्री इनकम की, तो फैक्ट्री इनकम का मतलब है द इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं बार बार कहता हूं, हु आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? हु आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? हम लोग लेबर, लैंड, रेंट, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे के सारे क्या है? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो ये जो पैसा कमाते हैं, जब इनको हम जोड़ दें, आपके पापा की इनकम, आपके पापा की इनकम, हम सब क्या है? वी आर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। आप सबके पापा क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे आर हेल्पिंग इन प्रोड्यूसिंग समथिंग, दे आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उन सबकी इनकम को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। कौन से मेथड से? इनकम मेथड से। सर फॉर्मूला क्या है? एक ही स्टेप है, सिंगल स्टेप, एक स्टेप, सिर्फ वन स्टेप। क्या? वी हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, इसे डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी विच इज आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। तो इसे कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? सीओई प्लस ओएस प्लस MISE। मैं एक एक करके समझाता हूं। मैं पहले आपको ये समझा देता हूं, फिर इसे बाद में समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। लो, मैं पहले आपको सिर्फ ये समझाता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ COE। COE मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कौन होते हैं? जो किसी के लिए काम करते हैं, जो काम देते हैं मालिक, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। दे आर एम्प्लॉयर, वी आर एम्प्लॉइज। आपके पापा एम्प्लॉइज हैं, आपके पापा, जिनका बिजनेस नहीं है वो सब क्या है? एम्प्लॉइज। और जिनका खुद का बिजनेस है, खुद का बिजनेस है और छोटा बिजनेस है, दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। आई बात समझ में? ये छोटे वाले हो गए भाई। तो लो, रिकॉर्ड हो रही। COE का मतलब है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन एम्प्लॉइज का मतलब है जो कुछ भी हम अपने एम्प्लॉइज को देंगे वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हम एम्प्लॉइज को क्या क्या दे सकते हैं? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, हम कोई चीज दे सकते हैं, या बेनिफिट इन काइंड। कैसा बेनिफिट? कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को घर दे देती हैं, कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को गाड़ी दे देती हैं, कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को फ्री डाटा दे देती है, इंटरनेट, कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को फ्री फोन दे देती हैं, जाओ फोन ले जाओ, कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को फूड अलाउंस देती हैं, खाने के पैसे। ये सब बेनिफिट्स हैं। दीज आर ऑल बेनिफिट्स। दीज बेनिफिट्स विच आर गिवन टू द एम्प्लॉइज बाय एम्प्लॉयर मस्ट बी एडेड। इसमें आ जाएंगे अगर कोई बेनिफिट है। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इसको अंडरलाइन करना, इसको 4 बार अंडरलाइन करना। यहां सबसे बड़ी गलती होती है, ये है गलती का पिटारा, ये इसको घुमा लो आप। एम्प्लॉयर्स, 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 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। आपको मालूम है प्रोविडेंट फंड नाम की एक चीज होती है, प्रोविडेंट फंड नाम की एक चीज होती है। प्रोविडेंट फंड वो फंड होता है जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय का काटती है, जब वो रिटायर होता है तो उसको दे देती है पैसा। तो प्रोविडेंट फंड जो है वो 2 लोग देते हैं, एक एम्प्लॉय, सुनो मेरी बात गौर से, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर। प्रोविडेंट फंड के अंदर कंपनी कुछ पैसा डालती है हर महीने, हर महीने। वो पैसा इसलिए डाला जाता है कि जब आपकी रिटायरमेंट एज आएगी आपके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन प्रोविडेंट फंड में दोनों लोग पैसा डालते हैं, जो काम कर रहा है वो भी और जो काम करवा रहा है वो भी, और उन दोनों की कुछ परसेंटेज मिलके प्रोविडेंट फंड में चली जाती है। आपके पापा की सैलरी में से भी प्रोविडेंट फंड करता होगा, करता है ना, प्रोविडेंट फंड करता होगा। और कुछ पैसा एम्प्लॉयर डालता है और कुछ पैसा एम्प्लॉय डालता है, और दोनों मिलकर इसको मेंटेन करते हैं, किसको? प्रोविडेंट फंड अकाउंट को। उसी को हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। लेकिन जो पैसा एम्प्लॉयर डालेगा, एम्प्लॉयर, हम सिर्फ उसी को इसमें इंक्लूड करेंगे।
जो एम्प्लॉय डालेगा उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं फिर समझाता हूं, ये जो सोशल सिक्योरिटी फंड की बात हो रही है, इसका मतलब है प्रोविडेंट फंड, पीएफ। अपने पापा से या मम्मी से पूछ के देखना, पापा पीएफ क्या होता है। पापा कहेंगे हर महीने हमारी सैलरी में से कुछ पैसा कट के प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। जब हम रिटायर होंगे या जब हमको जरूरत पड़ेगी उस पैसे की, हम उस पैसे को निकलवा सकते हैं। पापा ये कितना होता है, तो किसी के पापा बोलेंगे 15%, किसी के पापा बोलेंगे कुछ परसेंट, लेकिन मेरे को मालूम नहीं अभी इंडिया में इस टाइम क्या परसेंटेज चल रही है। हमारे युगांडा में तो वो 15% था, 15%। यहां मुझे मालूम नहीं 12% है या 15% है, लेकिन उसके अंदर पूरा 15% आपके पापा की सैलरी से नहीं कटेगा। 10% एम्प्लॉयर देगा, 5% आपके पापा देंगे अपनी सैलरी में से। तो यानी 10% एम्प्लॉयर भी डालेगा और 5% आपके पापा भी डालेंगे, और टोटल 15% आपकी सैलरी का, जितनी भी सैलरी होगी उसका 15% कहां चला जाएगा? प्रोविडेंट फंड के अंदर। एक अकाउंट है प्रोविडेंट फंड। फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी, बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी, आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो, घर बना सकते हो, शादी कर सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। भाई यहां 2 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रोविडेंट फंड में कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 2 लोग। एक एम्प्लॉयर जो मालिक है और एक एम्प्लॉय जो नौकर है। दोनों कर रहे हैं ना। तो जो मालिक कंट्रीब्यूट करेगा, हम सिर्फ उसी को ऐड करते हैं, उसी पार्ट को ऐड करेंगे जो मालिक कंट्रीब्यूट करेगा। मैं फिर बोलता हूं, वी आर गोइंग टू ऐड इन सीओई ओनली दैट पार्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड विच इज बीन गिवन बाय द एम्प्लॉयर, नॉट बाय द एम्प्लॉय। बात समझ में आ रही है? वी आर गोइंग टू ऐड दैट पार्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड ओनली इन सीओई, the part which is paid by the employer, not by the employee। आगे बात क्लियर? गिवन होगा क्वेश्चन में, साफ गिवन होगा, कंफ्यूज नहीं होना, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में लिखा होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर्स, तो आप इंक्लूड करोगे। क्वेश्चन में लिखा होगा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, तो आप इंक्लूड नहीं करोगे। यहाँ बच्चे चक्कर खा जाते हैं, इसलिए मैंने इसके आसपास चक्कर बना दिए। यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज को भी डालाते हैं, एम्प्लॉयर्स को भी डालाते हैं, बस क्वेश्चन गलत हो गया। ये बहुत छोटी सी गलती है जो क्वेश्चन ले जाती है। आगे देखो, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। मैंने कहा रिटायरमेंट की पेंशन, नॉट ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन इज डिफरेंट देन रिटायरमेंट पेंशन। अगर आप रिटायर हुए हो, आपने वहां काम किया, आपको रिटायरमेंट में पेंशन मिल रही है, तो वो हम इंक्लूड करेंगे, वो आपकी इनकम है। आपके पापा ने आर्मी में जॉब की, हर महीने पेंशन आ रही है, that is added in the income because he has worked, he has served the Indian Army for so many years। आपके पापा बैंक में जॉब कर रहे हैं, जब रिटायरमेंट होगी उन्हें पेंशन मिलेगी, इट विल बी इंक्लूडेड रिटायरमेंट पेंशन। लेकिन ओल्ड एज पेंशन को हम इंक्लूड नहीं करते, वी डू नॉट इंक्लूड ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन को हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है जी, इस बात का आप ध्यान रखना। तो सुनो, सीओई का क्लियर हो गया। सीओ मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें सारी बातें आती हैं। Whatever an employee is earning from a business must be added here। चाहे वो बेनिफिट है, चाहे वो काइंड है, चाहे वो कैश है, चाहे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, चाहे पेंशन है, वो भी बात खत्म। अब बात करते हैं ओएस की। ओएस में क्या क्या आता है? ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसको डिटेल में लिख लो। ओएस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। इस ओएस को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी जो बच गया, जो कंपनी के पास बच गया। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है रेंट। आपने अपनी जमीन किसी को किराए पे दी, उसने वहां प्रोडक्शन की, उसने आपको क्या पे किया? रेंट। आपकी इनकम को ऐड किया जाए, फाइन। फिर आता है रॉयल्टी। ये साफ गिवन होता है, आपको डरना नहीं है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, ये गिवन रहेगा पेपर में। रेंट गिवन होगा तो ऐड कर देना। रॉयल्टी, अगर आपने अपनी किसी को जमीन लीज पे दी है या बिल्डिंग लीज पे दी है या आपने अपने कॉपीराइट्स बेचे हैं, उसकी क्या मिलेगी? रॉयल्टी, ऐड कर देना। तीसरा इंटरेस्ट, जो कैपिटल आप लगाते हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। यू आर ऑनर ऑफ द बिजनेस, यू आर एंटरप्रेन्योर, यू हैव एडेड द कैपिटल, इन्वेस्ट द कैपिटल, उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा ये भी गिवन रहेगा, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, नथिंग टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है, सब क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट के 3 हिस्से हैं।
प्रॉफिट के अंदर समथिंग टू बी अंडरस्टैंड। अगर सीधा सीधा प्रॉफिट दिया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्से का नाम है यूपी, यूपी मैंने उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा है सीटी मैंने चंडीगढ़, और तीसरा डी स्टैंड फॉर दिल्ली। यूपी से मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आप लिख लो, यूपी का मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यूपी से मतलब है, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, यूपी से मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इससे मालूम है, इससे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। कभी कभी इसका नाम आता है रिटेन्ड। आपने पढ़ा था, पता नहीं आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा था, अब आपको याद है कि नहीं, पढ़ा था ना आपने। इसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सीटी से मतलब है, सीटी मैंने चंडीगढ़, इसका मतलब है कॉर्पोरेट टैक्स। इसका क्या मतलब है, याद है क्वेश्चन आया था उसमें कॉर्पोरेट टैक्स दिया था, हमने इंक्लूड नहीं किया था, मालूम है आपको। कॉर्पोरेट टैक्स वो यहां इंक्लूड होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। और डी स्टैंड फॉर डिविडेंड। डी मतलब दिल्ली से मतलब है डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है जी। अब डिविडेंड क्या होता है, अब मत करो आराम से। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है जो आप शेयर्स इन्वेस्ट करते हो या शेयर्स बाय करते हो किसी कंपनी के, तो आपको उस पर क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसे बोलते हैं द पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज कॉल्ड डिविडेंड, लाभांश, लाभ का छोटा सा हिस्सा। ये बहुत बड़ी बात है समझाने के लिए, पूरी किताब है आपके पास, इसको समझने के लिए डिविडेंड क्या होता है फाइन, लेकिन गिवन रहेगा, इट इज अगेन गिवन। सब कुछ इसमें गिवन रहेगा, कुछ भी आपको निकालना नहीं है, नथिंग टू कैलकुलेट। बस एक बात दिमाग में रखनी है, एक बात आपको दिमाग में रखनी है, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन है, सुनो काम की बात सुनो। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, आप समझे। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपके पास सामने आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, साफ गिवन है क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, डू नॉट कंसीडर ऑल दिस थिंग्स। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सामने लिखा है COE, तो फिर आपको कुछ नहीं देखना, क्योंकि साफ साफ दे दिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए साफ साफ आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर ये सब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब बेकार है आपके लिए, क्योंकि पहले से ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया और उसने बोला रेंट, फिर बोला रॉयल्टी, फिर बोला इंटरेस्ट, और कहीं पे छिपा के नीचे उसने दिया कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड, तो फिर ये सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। दो बातें हो गई, अब मैं तीसरी बात करता हूं। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसने रेंट भी दिया, रॉयल्टी भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया और प्रॉफिट भी दे दिया, और कहीं उसने कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दिया और डिविडेंड भी दे दिया, फिर इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रॉफिट जो आ गया। यानी अगर मेन हेडिंग आ चुकी है तो फिर सब हेडिंग का कोई मतलब नहीं है। सबसे मेन हेडिंग क्या है, अगर ये है तो इन सब का 1, 2, 3, 4 कोई मतलब नहीं। अगर ये नहीं है तो इसे ऐड करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा और इसे ऐड करना पड़ेगा। दो बातें। तीसरी बात, अगर ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये दो है, इन्हें भी ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में, इन्हें ऐड करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ कि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, ये है, ये है, ये है और ये है और साथ में ये भी है, तो इनका कोई मतलब नहीं। जब प्रॉफिट दे दिया तो इनका मतलब नहीं। मतलब बात समझने वाली ये है, ऑल इन ऑल अगर मेन हेडिंग गिवन है तो उसके पार्ट्स का फिर कोई मतलब नहीं है। अगर सीधा यही दे दिया तो ये सब बकवास है, यही खास है। ये दे दिया तो ये सब बकवास है, तो यही खास है। तो मेन हेडिंग को हमने देखना है क्या दिया हुआ है। बस एक छोटी सी बात का ख्याल रखना है, सर इसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, सब गिवन रहेगा क्वेश्चन में। एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, देयर इज नथिंग टू कैलकुलेट। अरे वहां तो फिर भी कुछ कैलकुलेट करना पड़ा था, VOO माइनस IC, यहां तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, कोई शेष नहीं निकालनी, कोई IC नहीं निकालना, कुछ VOO नहीं निकालना, कुछ नहीं करना।
आप मेरी बात समझे। यहां आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। सिंपल आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि सब कुछ गिवन है, पुट करो, आंसर निकालो, ये मेथड है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट समझा दो जाते जाते। व्हाट इज MISC? मीन्स मिक्स्ड इनकम या मिसलेनियस इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये रेडी वाले, ये रिक्शे वाले, ये ऑटो वाले, ये चाट चपौड़ी वाले, ये गोलगप्पे वाले, ये सब जो पैसा कमाते हैं ना, इसे बोलते हैं मिसलेनियस और या फिर मिक्स्ड इनकम। छोटा छोटा काम करके ये सारी इनकम को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये अपने आप को खुद रोजगार दे रहे हैं, ये काम तो नहीं कर रहे ना, रेडी लेके घूम रहा है सुबह से शाम तक, इनकी इनकम को हम ऐड कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं आता, ये गिवन होता है। ये साफ क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या तो लिखा होगा मिसलेनियस इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या लिखा होगा मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कोई एक चीज लिखी होगी, जैसा लिखा हो वैसा उसको ऐड कर दो। ठीक है जी। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखो, यहां तक आप रिवाइज करो। इसके आगे हम इसके क्वेश्चंस को कल सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस टुमारो। ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे।